सी सैट में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो ये फोर्थ क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। हम फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो काम की चीज़ें हैं जिनको यूपीएससी पूछ सकता है या जिस तरह की चीज़ें पूछता है, सिर्फ हम वही एक्टिविटीज इसमें से करेंगे। फालतू की चीज़ें बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर आपको मन कर रहा है तो कर लेना, बट मैं उसको क्लास में नहीं कराऊंगा। और डाउट हो तो फिर मेल से या किसी चीज़ से फिर पूछ लेना उस चीज़ को। ठीक है। तो पहले दो पन्ने तो बेकार थे, पहले दो पन्ने पे कुछ भी काम की चीज़ नहीं है। तीसरा पन्ना है ये वाला काम का। देखो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ टेंशन मत लो, अभी बस आप थोड़ा सा समझो चीज़ों को। प्रिज्म, ये अलग अलग प्रिज्म है, ये कुछ पिरामिड है। फर्क क्या होता है, वीडियो पॉज करो समझो। प्रिज्म और पिरामिड में आपको क्या फर्क दिखाई दे रहा है। ये प्रिज्म है, ये पिरामिड है। ध्यान से देखो, सोचो, आया समझ में। देखो यहां पे क्या है, पिरामिड में देखो, ये एक ट्रायंगुलर बेस है, समझ गए। यहाँ पे चौकोर बेस है, स्क्वायर बेस है। यहाँ पे 5 वाला पेंटागन वाला बेस है ना। कितने बेस हुए, एक एक बेस हुआ। यहाँ पे एक बेस है, यहाँ पे एक बेस है, यहाँ पे एक बेस है ना। यहाँ पे 3 कोनों वाला बेस, यहाँ पे 4 वाला, यहाँ पे 5 वाला। लेकिन ऊपर जाके वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं सारे, है ना। जितने बेस के जो कोने हैं, कोनों से जो लाइन निकल रही है वो एक पॉइंट पे आके मिल रही है। ठीक है। अब ये वाली फोटो देखो जरा, इस वाली फोटो में क्या हो रहा है। ये एक बेस है मान लो, है ना। बेस से जो चीजें निकली आगे वो दूसरे बेस पे जा रही है, एक पॉइंट पे नहीं जा रही। ऐसी हेक्सागन में देखो, ये 6 मुंह वाला हेक्सागन है, ठीक है ना। हेक्सागन मतलब उसके 6 कोने हैं। तो यहां से जो रेज निकली, ये वाली रे निकली, ये वाली रे निकली, ये वाली रे निकली, ये सारी रेज जाके एक सिंगल पॉइंट पे नहीं मिल रही हैं। अगर ये सारी जाके सिंगल पॉइंट पे मिल जाती तो हम कहते हैं ये हेक्सागनल पिरामिड है। हम इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागनल पिरामिड बोलते हैं। इजिप्ट में क्या है, पिरामिड्स हैं, ठीक है ना। तो नीचे से चौड़े होते हैं, ऊपर जाके पतले हो जाते हैं, उसको कहते हैं पिरामिड। तो पिरामिड में ऊपर पॉइंट होता है, और प्रिज्म में दोनों फ्लैट सरफेसेस होते हैं, बेस बेस। और जैसा आपको घर होता है, भाई घर में एक फ्लोर होता है, ऊपर छत होती है, दोनों लगभग सेम ही शेप के होते हैं ना। तो ये होता है प्रिज्म। फर्क समझ गया दोनों चीजों में। चलो अब ये देखो, इन सभी में कॉमन क्या चीज है। कॉमन है इन तीनों फिगर्स के अंदर रेक्टेंगल। वो कैसे, भाई नीचे देख रहे हो आप, नीचे रेक्टेंगल दिख रहा है। फिर अब ये वाला जो फेस है ये भी तो रेक्टेंगल है एक। और ऐसी जो उसके पीछे है जो आपको नहीं दिख रहा, ये वाला, ये भी देखो रेक्टेंगल बन रहा है। साइड में दो ट्रायंगल बन गए, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, लेकिन रेक्टेंगल है यहाँ पे। एक दो तीन, तीन रेक्टेंगल्स हैं इसमें, तीन रेक्टेंगल है इसमें। देखो ये तो हेक्सागन बन गया, ये हेक्सागन बन गया, उधर भी एक हेक्सागन है। लेकिन इन हेक्सागन्स के बीच में जो जुड़ रहा है वो कौन जोड़ रहा है, दोनों हेक्सागन्स को रेक्टेंगल जोड़ रहे हैं। भाई ये जो फेस है रेक्टेंगल है ना, ऐसे ये वाला रेक्टेंगल है। ऐसे 6 रेक्टेंगल्स हैं इसमें, इसके फेसेस में 6 रेक्टेंगल्स हैं। स्क्वायर में देख लो, स्क्वायर में रेक्टेंगल्स हैं सारे, इसमें तो सारी रेक्टेंगल है, 6 के 6 रेक्टेंगल है। ठीक है। तो रेक्टेंगल इज अ कॉमन शेप। रेक्टेंगल के सिवा और कौन कौन सी शेप्स हैं इसमें, ट्राइंगल और स्क्वायर और हेक्सागन, है ना। भाई जैसे बताया हमने, ये रेक्टेंगल था, 3 रेक्टेंगल हो गए थे। उसके सिवा ट्राइंगल है यहाँ पे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया, आगे और पीछे वाले स्क्वायर हो गए, और यहाँ पे हेक्सागन हो गए। तो ट्राइंगल, स्क्वायर और हेक्सागन। ठीक है। हाउ मेनी सच फेसेस ईच, ऐसे कितने फेसेस हैं, 2 हैं। भाई एक इधर, एक इधर। इसमें ट्राइंगल वाला आगे और पीछे, इसमें स्क्वायर वाला आगे और पीछे, इसमें हेक्सागन वाला आगे और पीछे। क्लियर। व्हाट शेप द शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल द पिरामिड्स, इन सब में क्या चीज कॉमन है। भाई मैं कहूंगा इसमें क्या है, इसमें नीचे तो ट्राइंगल है और उसके बाद ऊपर भी ट्राइंगल है। ये एक ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल हो गया, ऐसे ट्राइंगल्स हैं। स्क्वायर पिरामिड में नीचे स्क्वायर है, फिर ऊपर ट्राइंगल आ गए। इसमें भी देखो कितने सारे ट्राइंगल हैं। जितने बेस के एजेस होंगे, लाइंस होंगी बेस में, उतने ही ट्राइंगल यहां से खड़े होंगे, और सब ट्राइंगल ऊपर जाके मिल जाएंगे। तो क्या कॉमन शेप है सबके अंदर, ट्राइंगल। ये जो खड़े हुए हैं सारे के सारे ट्राइंगल्स खड़े हुए हैं। ऑल द ट्राइंगुलर फेसेस मीट एट अ सिंगल पॉइंट। आइडेंटिफाई एनी अदर शेप इन ईच ऑफ द पिरामिड्स। भाई एक तो हमने कहा कि ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल के सिवा और कौन कौन सी शेप्स हैं, स्क्वायर है, पेंटागन है। ट्रायंगुलर फेसेस तो है, इनके सिवा नीचे भी ट्रायंगल है, और यहाँ पे स्क्वायर है, इसमें पेंटागन है। क्लियर है। क्या क्यूब भी एक प्रिज्म होता है,
अब मैं सोचूंगा प्रिज्म की बात हो रही है, पिरामिड की बात हो रही है। पिरामिड मतलब इजिप्ट वाले जो ऊपर जाके चिपक जाते हैं, तो ये बात कर रहा है प्रिज्म की, यानी कि इस तरह की चीज की बात कर रहा है ना। तो जब मैंने कहा कि ये स्क्वायर प्रिज्म है, तो हाँ क्यूब भी प्रिज्म होता है। भाई क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क होता है? क्यूब एंड क्यूबॉइड में क्या फर्क होता है? ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, यानी कि इसमें सारे फेस इक्वल नहीं है। ये आपको दिख रहा है स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, लेकिन ये रेक्टेंगल है। क्यूब का मतलब होता है उसके सारे बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है, सारे फेस एकदम इक्वल होते हैं। जैसे वो गेम खेलते तो पासा होता है ना, 1 2 3 4 5 6 वाला जो डाइस होता है, डाइस एक क्यूब होता है। अगर क्यूब को हल्क ने खींच दिया, लंबा कर दिया खींच के, तो क्यूबॉइड बन गया, है ना। तो वही तो चीज है, एक क्यूब था, यहां तक क्यूब आ रहा था, उसको खींचा लंबा कर दिया, क्यूबॉइड बन गया। छोटा सा क्यूब खींच के क्यूबॉइड, ठीक है। अब ये पूछ रहे प्रिज्म और पिरामिड में क्या फर्क है, आपको बता दिया मैंने को बता दिया कि प्रिज्म और पिरामिड में क्या फर्क होता है। याद कैसे रखोगे, पिरामिड ऊपर एक जाके पॉइंट पे मिलते हैं सारे, ठीक है। अभी अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, छोटी छोटी बच्चों ऐसी लग रही हैं आपको, लेकिन यही आपको हेल्प करेंगी एग्जाम के अंदर। एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। फिर अगर आपको भी आलस आएगा ना ऐसा एक्सरसाइज करने में, तो ये सोचो अगर आपको जोर लगेगा दिमाग पे इनका आंसर देने में, तो एग्जाम में और जोर लगेगा, राइट। तो इस एक्सरसाइज को कर लो, सुनो आराम से। चलो एक्सरसाइज करते हैं। बाद में इसका बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, जब इन सबको प्लस माइनस करोगे ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देखो, ये कोई क्यूब या स्क्वायर प्रिज्म कह लो उसको, तो इसके कितने फेस हैं, कोने हैं, एजेस हैं। फेस, कोने और एजेस। फेस देखो, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, 6 फेस हो गए। वर्टिसेस यानी कोने कितने हो गए भाई, 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे, क्लियर, 8 हो गए। एजेस कितने भाई, ऊपर एक स्क्वायर था तो उसके 4 एजेस हो गए, एजेस मतलब लाइनें, है ना, 4 हो गए। अब ऐसे ही एक नीचे बना दो, उसके भी 4 हो गए, चारों 4 8 हो गए, 8 हो गए टोटल। अब इन दोनों ऊपर और नीचे वाले स्क्वायर को जब कनेक्ट करोगे तो कितनी लाइनें चाहिए कनेक्ट करने के लिए भाई, 4 लाइनें चाहिए ना, 4 वर्टिकल खंबे खड़े करने पड़ेंगे। आपने जमीन बना दी, छत बना दी, अब बीच में 4 खंबे खड़े करने पड़ेंगे ना, तो वो 4 लाइनें वो हो गई। तो 4 4 4 12 हो गए टोटल, ठीक है। तो एजेस मतलब ये जो लाइनें होती हैं, एज का मतलब कोने नहीं है, यहाँ पे एज का मतलब लाइन होता है, कोने मतलब कॉर्नर्स, वर्टिसेस। क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर प्रिज्म, बात तो वही हुई भाई, हमने क्यूब को खींचा तो क्यूबॉइड बन गया, स्क्वायर को खींचा तो रेक्टेंगल बन गया, लेकिन बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेंगी ना। ट्राइंगुलर पिरामिड, तो ट्राइंगुलर पिरामिड मतलब पहले ट्राइंगल बनाओ नीचे, सॉरी, पहले नीचे ट्राइंगल बनाया, फिर पिरामिड बनाना है, तो इन इस बेस से ऊपर की तरफ सारे के सारे इस तरह से जाएंगे लाइनें, है ना। तो ये हो गया ट्राइंगुलर पिरामिड। इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ट्राइंगुलर पिरामिड देखो, क्लियर है। सॉरी, ये तो ये ट्राइंगुलर पिरामिड नहीं बना, ये बन गया स्क्वायर पिरामिड, जिसका बेस स्क्वायर है ना। ट्राइंगुलर पिरामिड में क्या होगा, उसका बेस भी ट्राइंगल होना चाहिए, जैसे ये वाला है, ये वाला ट्राइंगुलर पिरामिड है। ये हमारी एनसीईआरटी में तो दिया होगा ट्राइंगुलर पिरामिड, ये है ना ट्राइंगुलर पिरामिड, ठीक है। नीचे ट्राइंगल है और ऊपर हो गया, तो कितने फेस हो गए इसके, 4 हो गए, नीचे 3 और साइडों में 3, नीचे 1 और साइडों में 3, तो फेस हो गए 4, कोने हो गए 4, नीचे जो ट्राइंगल बनाया था उसके 3 कोने हो गए, कॉर्नर्स, और एक ऊपर वाला कोना हो गया जिसपे सब लोग मिल रहे हैं, 4 हो गए। एजेस कितने हो गए भाई, नीचे जो ट्राइंगल था 3 तो इसी के एज हो गए, अब इसके हर कोने से एक ऊपर की तरफ जाएगा, तो 3 ये खड़े हो गए यहां से, तो 3 और 3 6 हो गए, ठीक। स्क्वायर पिरामिड, बेस बन गया स्क्वायर आपका, और हर कोने से एक ऊपर सिंगल पॉइंट पे जाके सबके सब मिल लिए, है ना। तो 5 क्या हो गए इसके, फेस हो गए। कैसे 5 फेस हो गए भाई, एक फेस तो जमीन में लग गया, बेस हो गया एक फेस तो, और 4 फेस साइडों में हो गए, तो 4 और 1 5 हो गए। कोने कितने हुए, कोने भी उतने ही हो गए, क्यों भाई, जो आपका बेस बना उसके 4 कोने थे और एक कोना ऊपर वाला हो गया, ठीक। एजेस कितने हैं, एजेस 8 हैं, एजेस मतलब ये लाइन है। तो बेस चौकोर था, स्क्वायर था,
तो 4 ये हो गए साइड, ये वाले 4 हो गए, दीज आर 4, है ना। एंड हर कोने से एक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 4 एजेस ये हो गए लाइनें, करेक्ट। ये देखो ना, एजेस पूछ रहा है, एजेस मतलब ये जो लाइनें होती हैं, जो नीचे वाला बेस है उसके 4 हो गए, देर आर 4, 1 2 3 4, एंड उसके बाद देर आर 4 लाइन्स जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, 4 लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो 4 जमीन में फैली हुई है, 4 ऊपर की तरफ जा रही है, तो 4 और 4 8 हो गई, तो ये 8 हो गए। ट्राइंगुलर प्रिज्म, अब ट्राइंगुलर मतलब, ट्राइंगुलर प्रिज्म का क्या मतलब हो, उसका बेस ट्राइंगल है, अभी इन्होंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, ठीक है ना, बट ट्राइंगुलर प्रिज्म कैसे बनाएंगे आपको दिखाता हूं इसमें। ये देखो, ये है एक्चुअल फोटो इसकी, कि बेस आपका ट्राइंगल था, बेस आपका ट्राइंगल था, ऊपर आपकी छत भी ट्राइंगल थी, इनको आपने जोड़ दिया, ठीक है। तो फेस कितने हुए, नीचे एक फेस है, ऊपर एक फेस है, एक धरती हो गई, जमीन हो गई, एक छत हो गई, तो 2 फेस तो ये हो गए। अब इनको दोनों फेसेस को आपस में जोड़ने के लिए कितने फेस आपको बनाने पड़ेंगे, 3 फेस बनाओगे, एक 3 दीवारें बनानी पड़ेंगी, एक दीवार ये वाली, एक दीवार ये वाली, एक दीवार ये वाली, है ना। तो ऊपर और नीचे 2 हो गए, और 3 साइड में हो गए, तो 5 फेस हो गए इसके, 5 फेस हो गए। और ये क्या था, कोने, कॉर्नर्स कितने हैं, भाई सिंपल सी बात है, नीचे वाले के 3 कोने, ऊपर वाले के 3 कोने, बन गया। बाकी तो हम कोनों को ज्वाइन ही तो कर रहे हैं, बट कोने तो 3 और 3 6 ही हुए ना सिर्फ। फिर क्या पूछ रहा है, एजेस कितने हैं, एजेस, नीचे वाले के 3 एज थे, ऊपर वाले के 3 एज थे, और उनको जोड़ने के लिए 3 एज और बनाने पड़ेंगे, तो 3 3 3, यानी कि 9 हो गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एफ प्लस ई माइनस वी, एफ प्लस वी कितने हुए, 14, माइनस ई, 14 माइनस 12 कितने हुए, 2, ये भी 2 आएगा इसका आंसर, इसका आंसर कितना हुआ, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, 11 माइनस 9 2, ठीक। 3D शेप्स विद नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस, ऐसी कितनी, कौन सी 3D शेप का नाम बताओ जिसका सिर्फ एक ही फ्लैट फेस है, कौन होता है वो, कौन है ना, इसका एक ही फ्लैट फेस है नीचे वाला, ये तो फ्लैट है, बाकी पूरा तो पूरा कर्व्ड है इसमें, है ना, बेस इसका फ्लैट है, बाकी सारा कर्व्ड है। सिलेंडर, सिलेंडर कैसे, भाई नीचे फ्लैट, ऊपर फ्लैट, बीच में पूरा कर्व्ड होता है, ये तो कर्व्ड है, इसको लेटरल कहते हैं, लेटरल एरिया पूरा कर्व्ड है इसका, लेटरल सरफेस कर्व्ड है ना। तो 2 फ्लैट फेसेस हो गए सिलेंडर के, नीचे वाला फ्लैट, ऊपर वाला फ्लैट। 4 फ्लैट फेसेस, ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, 4 फ्लैट फेसेस हो गए, एक तो जमीन में हो गया, और ये जो 3 इसकी दीवारें बनी हुई है, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर दीवारें जो बनी है। 5 फ्लैट फेसेस, स्क्वायर पिरामिड, क्यों, भाई बताया था ना 5 फ्लैट फेसेस, ये वाले, और 6 फ्लैट फेसेस, 6 फ्लैट फेसेस में क्या करोगे, क्यूब या क्यूबॉइड, ये बनाए थे ना हमने 6 फ्लैट फेसेस, एक ऊपर एक नीचे 4 साइडों में, हो गए 6। 8 फ्लैट फेसेस, हेक्सागोनल प्रिज्म, कैसे, भाई नीचे तुमने बेस बना दिया हेक्सागन का, ये एक फेस हो गया, ये जमीन बन गई, ऐसा ही एक हेक्सागन ऊपर बनेगा, तो 2 फेस तो बन गए आपके। अब साइडों में कितने बनेंगे, 6, क्योंकि हेक्सागन है, इसकी 6 साइडें है ना, यानी कि 6 दीवारें बनानी पड़ेंगी, हर दीवार एक, इसके ऊपर जो दीवार बनेगी वो एक फेस हो गया, इसके ऊपर जो दीवार बनेगी एक फेस हो गया, क्योंकि 6 साइडें हैं, इसलिए 6 दीवारें बनेंगी, वो 6 फेस हो गए, एक जमीन और एक ऊपर छत, तो हो गए ना 8। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ 3D शेप विद 3 फ्लैट फेसेस, देखो यहाँ पे इसने स्किप कर दिया ना, 1 2 4 5 6, ये 3 नहीं है यहाँ पे, 3 फ्लैट फेसेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अ हाफ सिलेंडर, कैसे, ये देखो, क्या है ये, आपने पूरा सिलेंडर बनाया था, उसको काट दिया आपने, तो नीचे वाला फ्लैट है, जमीन फ्लैट है, छत फ्लैट है, और ये एक साइड भी तो फ्लैट हो गई। नाउ सॉर्ट द 3D शेप्स बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेट एजेस, 6 स्ट्रेट एजेस, अभी इसने बात करी थी फेसिस की, अभी एजेस की बात कर रहा है, तो 6 वाला कौन सा है, 6 वाला ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पर्पस इस एक्सरसाइज का सिर्फ है आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाना, थोड़ा आपका दिमाग ना काम करे, 3D शेप्स को इमेजिन कर पाओ,
इमेजिन कर पाओगे किसी चीज को तो आंसर अपने आप आएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डाइस दिया हुआ है, 1 के ऑपोजिट 6 है और कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नॉर्मली आपको ये चीजें सोचनी होती हैं, ठीक है ना, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्योंकि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन काफी कम दी हुई है, इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होता है, राइट। तो 1 के ऑपोजिट 6 है तो आंसर 7 आएगा। 3 के ऑपोजिट क्या होगा कि आंसर 7 आ जाए? 4 होगा। तो 3 के ऑपोजिट 4 होगा। 5 के 5 ऊपर है तो नीचे जमीन में क्या गड़ा हुआ है? 2। 5 + 2 7 है, ठीक है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 1 के साथ कॉमन क्या नहीं है भाई? 1 के ऑपोजिट 6 है तो इसलिए 1 के साथ कॉमन नहीं है 6, बाकी सारे 1 से जुड़े हुए हैं। 5 3 नीचे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, है ना। तो 2 3 4 5 सारे के सारे 1 से जुड़े हुए हैं। 6 1 से कॉमन नहीं है, 6 अलग है, ऑपोजिट है, ठीक है। अब ये अलग देखो, ये तो स्टैंडर्ड डाइस हमने इसको एज्यूम कर लिया था, यहाँ पे तो एज्यूम नहीं कर सकते, यहाँ पे तो उसने क्वेश्चन बनाने वाले ने अपने हिसाब से कलर चूज करे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेड के ऑपोजिट क्या है, तो मैं देखूंगा रेड कहाँ कहाँ है। एक तो ये रेड है, एक ये रेड है, ठीक है। इसके मुझे ऑपोजिट पूछ रहा है, मैं देखूंगा इसके साथ में कौन कौन से हैं। ऑरेंज ग्रीन ब्लू येलो, चारों अलग अलग है। ऑरेंज ग्रीन ब्लू येलो अलग अलग हैं सारे। तो 6 टोटल थे, 6 में से एक तो रेड खुद है, 4 मुझे साथ ही मिल गए, तो एक अकेला बचा ना, कौन सा बचा? पर्पल बच गया, इसलिए आंसर पर्पल है कि रेड के ऑपोजिट पर्पल होगा। यानी कि इस फिगर में रेड के सामने की तरफ पीछे छिपा हुआ है पर्पल। अगर यहाँ पे पर्पल है तो यहाँ पे नीचे है रेड, है ना। यहाँ पे ऊपर रेड है तो सबसे नीचे होगा पर्पल, ठीक है। रेड के ऑपोजिट पर्पल है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। येलो के ऑपोजिट क्या है? अब येलो अगर किन्हीं दो फिगर में दिया होता तो आंसर आसानी से आ जाता, अब क्योंकि दो फिगर तो दी नहीं है। तो अगर ये येलो है तो मुझे इधर वाला निकालना पड़ेगा कि इधर क्या है, जो कि ये रेड और ब्लू के कॉमन में इधर आ रहा होगा, राइट। मुझे इतना पता है कि इसका आंसर रेड तो नहीं होगा, येलो के ऑपोजिट रेड नहीं हो सकता है ना, ब्लू भी नहीं हो सकता, खुद येलो भी नहीं हो सकता। तो क्या ऑप्शन बचे? ग्रीन ऑप्शन बचा, ऑरेंज ऑप्शन बचा। ग्रीन और ऑरेंज में लड़ाई है, ठीक है। अच्छा, लकीली ग्रीन और ऑरेंज यहाँ पे दिए हुए हैं पहले से रेड के साथ में, सही बात भी है। जब मुझे ऊपर रेड दिख रहा है तो रेड के एक तो इधर पीछे की तरफ साइड होगी, एक इधर की तरफ साइड होगी, उनमें से एक ऑरेंज होगा, ग्रीन होगा, कौन सा कहाँ पे मुझे नहीं पता। तो उसका तरीका क्या होता है, आपको एक थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि बहुत बड़ा बॉक्स है और आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आप यहाँ पे खड़े हुए हो। अगर आप यहाँ पे इसको देख रहे हो रेड को, तो आपके हिसाब से अगर आप घड़ी के हिसाब से चलो, घड़ी ऐसे चलती है ना क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर आप चलोगे तो पहले क्या आया? पहले ऑरेंज आता है फिर ग्रीन आता है, पहले ऑरेंज आता है फिर ग्रीन आता है अगर क्लॉकवाइज चलोगे। तो अगर आप रेड को देख रहे हो और क्लॉकवाइज चलोगे तो पहले ऑरेंज आएगा फिर ग्रीन आएगा। अब आप यहाँ पे ऊपर खड़े हो जाओ, यहां से आप देखो रेड को, तो क्लॉकवाइज कैसे चलोगे? ऐसे चलोगे क्लॉकवाइज, है ना, अगर ऊपर से देख रहे हो यहां से। तो अगर आप यहां से देख रहे हो तो पहले ऑरेंज आता है फिर ग्रीन आता है, ऐसे चलता है ना, पहले ऑरेंज आता है फिर ग्रीन आता है। तो पहले ऑरेंज आया फिर ग्रीन आया फिर बाकी कलर आ गए, पहले ऑरेंज आया फिर ग्रीन आया फिर बाकी कलर आ गए। तो पहले ऑरेंज आएगा, तो यहाँ पे इस तरफ पीछे जो साइड छिपी हुई है वो ऑरेंज है, ठीक है। तो ये अगर येलो है तो वहां पे पीछे ऑरेंज हो गया। इसको और भी तरीके होते हैं करने के, बट ये तरीका भी ये है। अगला है कि कुछ 3D शेप्स बताओ जिनके सारे फेसेस सेम लगते हैं। क्यूब है, ट्रायंगुलर पिरामिड है ना। देखो ये ना बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन ना यूपीएससी पूछ सकता है। ऐसे कोई भी ऑप्शन दे देगा, बताएगा 1 2 3 4 4 शेप के नाम दे देगा यूपीएससी, और कहेगा बताओ इनमें से कौन कौन सी शेप्स हैं जिनमें चारों साइड बिल्कुल सेम दिखती हैं। क्यूब, भाई क्यूब की सारी सेम होती हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड, नीचे ट्रायंगल बना दो, है ना। और क्या होगा इसमें? पिरामिड है तो ऊपर पिन पॉइंटेड होगा। तो ये जो इसको कुछ ऐसे बनाया जाता है कई बार कि जो साइड के फेस बन रहे हैं ना तीन, ये तीन साइड के फेस और जो नीचे वाला बेस था वो सबके सब इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, सारे ट्रायंगल बिल्कुल सेम होते हैं। ये काफी स्टेबल शेप होती है, ठीक है। और इनमें सेम नहीं होते, भाई क्यूब को खींचो क्यूबॉइड बन गया है ना। ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन है, इनको आप खुद एक बार पढ़ लेना बस।
ठीक है ना, शेप ऊपर दी हुई है, आप देख लो एक बार थोड़ा सा, मैंने आपको इतना समझा दिया, थोड़ी सा आपको खुद भी दिमाग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, दिमाग की एक्सरसाइज करोगे तभी दिमाग काम करेगा। मैं सारी स्पून फीडिंग कर दूंगा ना, तो होगा क्या कि आप एक साल में 100 घंटे मेरी क्लासेस देखोगे, एग्जाम में वो काम करोगे क्या? एग्जाम में क्लास नहीं मिलेगी ना। एग्जाम में जो काम करना है वो है अपने ब्रेन को यूज करना। पूरे साल यू आर जस्ट लिसनिंग, एग्जाम में यू हैव टू वर्क। फर्क है ना। पूरे साल अगर स्विमिंग की वीडियो देखते रहोगे तो क्या एग्जाम में स्विमिंग कर लोगे? नहीं, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसकी इन शेप्स को खुद देखो, 1 घंटा लगेगा आपको अगर आप पहली बार कर रहे हो काम। लेकिन पढ़ो, देखो, समझो, गूगल करो, देखो, इनको ऊपर दिए उनको देखो। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने क्यूब्स हैं, काउंट करके बताओ, है ना। तो काफी आसान होता है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसमें लेयर बाय लेयर चलते हैं। सबसे नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर पे कितने हैं भाई, फर्स्ट फ्लोर पे कितने हैं, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, ऐसे देखा जाता है इसमें। तो यहाँ पे आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे इमेजिन करो, एक, दो, इसके आगे कितने होंगे, 3 और 4, क्योंकि यहाँ पे 2 रोज बनी हुई है ऐसी लंबी। तो मुझे पता है जब मैं यहाँ से आऊंगा तो मुझे 1 और 2 मिलेंगे यहाँ पे, है कि नहीं। तो यानी कि यहाँ पे 2 बाय 2 के 4 डब्बे यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं। तो 4 4 4 12 ग्राउंड फ्लोर पे हो गए। समझ गए बात को? 12 ग्राउंड फ्लोर पे हो गए। फर्स्ट फ्लोर पे आओ। फर्स्ट फ्लोर पे एक ये है, एक इस महाशय के नीचे होगा, इस महाशय के नीचे होगा। तो ऐसे लाइन में, हमसे फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहे हैं, 3 तो ऐसे हो जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, 4 5 6, 6 फर्स्ट फ्लोर पे हो गए। सेकंड फ्लोर पे तो दिख रहा है 1 2 3, और फोर्थ फ्लोर पे एक होगा, हो गए। ऐसे इसमें देख लो, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बाय 4 कितने हो गए, 16 ग्राउंड फ्लोर पे हो गए। 3 बाय 3 9 फर्स्ट फ्लोर पे हो गए। 16 9 4 1 ऐड कर लो कितने हो गए। ऐसे ये भी कर लो कि बड़े आराम से। ठीक है, इसमें कितने हैं बताओ, अभी इनको भूल जाओ। ठीक है, अभी अभी देखो, ग्राउंड पे कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 ग्राउंड फ्लोर पे हैं। फर्स्ट पे कितने हैं, 1 2 3, 3 आगे दिख रहे हैं आपको, और उनके पीछे भी हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे 6 हो गए। सेकंड फ्लोर पे कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। यहाँ पे देख लो, ग्राउंड फ्लोर पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए, 2 ऊपर हो गए। ठीक है ना। ऐसे देख लो कि लाइन में कितने, 1 2 3 4 5, 5 लाइन में हो गए, एक आगे पीछे हो गए, 7 ग्राउंड फ्लोर पे हो गए, 2 ये ऊपर है। ठीक है, ये वाला बता दिया, 4 बाय 4, 3 बाय 3, 2 बाय 2, एक। ये काफी मुश्किल लग रहा है, यूपीएससी पूछ सकता है यार, बड़े आसान से है, थोड़ा दिमाग की एक्सरसाइज करो। इसमें क्या करोगे, इसमें ग्राउंड फ्लोर की काउंटिंग मत करो, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो एक तो बीच वाला अलग ही दुनिया में है अपनी, बीच वाले को अलग से काउंट कर लो, और ये एक काउंट कर लो, इस एक को काउंट करके मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, और ये बीच वाला जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही काउंटिंग कर ले, एक कितना है ये, 1 2 3 4 5, इसमें 4 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें एक होगा। तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ये इतने क्यूब्स हैं। आंसर को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे आ जाएंगे चारों। अब बीच वाला रह गया, बीच वाले में कितने होंगे भाई, इसकी हाइट कितनी है, 1 2 3 4 5, तो बीच वाले में 6 होंगे। तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके, उसमें 6 और ऐड कर लेना, क्योंकि बीच वाले टॉवर में 6 हैं। क्लियर है? लॉजिकली चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो। कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूब, क्यूब का मतलब कि सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो बड़ा सिंपल सा है, ऐसे कर दो इसको ज्वाइन। ये कितने ज्वाइन करे, एक, सॉरी, हाँ, देखो सारे डॉट ना इक्वी डिस्टेंट होंगे इसके अंदर, अगर वर्टिकली अगर आप चल रहे हो तो, है ना। तो अगर आप यहाँ से गए, एक बार गए, 2 बार गए, 2 स्टेप गए ना, यहाँ पे भी 2 जाना पड़ेगा, 1 और 2। ठीक है, फिर बस इसको ज्वाइन कर दो, बन गया क्यूब। अब ऐसी इसमें, इसमें क्योंकि हमने कभी, जैसे आपका घर है, कोई कमरा है, उसमें सारी दीवारें इक्वल हाइट की होती है ना। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे आपने कभी एक और एक, दो, 2 यूनिट की हाइट है इसकी, तो यहाँ पे भी 2 यूनिट का होगा, एक और एक, फिर इनको ज्वाइन कर दो बस, है ना। अब ऐसे ही यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे चला गया, ये आपका ऐसे आ गया,
इसमें एक और एक कर दो और ये बन गया आपका। ठीक है, बच्चों वाली एक्सरसाइज है, ये आपने खुद करनी है अगर मन करे तो। अगर आपको लग रहा है बच्चों जैसे तो छोड़ दो उसको। अगर आप समझ चुके हो पूरा लेक्चर, अगर समझ में आ रहा है, इन एक्सरसाइज को मत करना। अगर समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है अरे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं ये सब, एक्सरसाइज कर लेना फिर, ये थोड़ी सी जरूरत है इसका मतलब फिर आपको। मैच द फॉलोइंग, कौन सी शेप से क्या बनेगा बताओ भाई। इस वाली शेप से ये बनेगा ऑब्वियसली, है ना। इसमें क्या है, ये तो रेक्टेंगल्स हैं और ये साइड में जो बेस बन रहे हैं वो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ये वाली शेप हो गई ना अपनी। ठीक है ना, इसमें सारे ट्राइंगल है, नीचे भी ट्राइंगल है और जो साइडों में दीवारें खड़ी हुई है वो भी ट्राइंगल है। ये वाला हो गया। ठीक है, क्लियर, आसान है ये तो। इनमें से कौन सा बन सकता है, देखो ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये गलत है। क्यों गलत है ये, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा ये ऑपोजिट होंगे। भाई ये जो आपने डब्बा बनाया, इसके जो फ्लैप्स साइड में से बंद होते हैं, जैसे पैकिंग बॉक्स के साइड में से फ्लैप्स बंद होते हैं, एक फ्लैप इधर निकला हुआ है, एक फ्लैप इधर निकला हुआ है। इस फिगर में इसने दोनों एक ही तरफ बना दिए। जब इसको फोल्ड करोगे तो दोनों फ्लैप एक ही तरफ आ गए। यहाँ से तो शेर की गुफा खुली रहेगी, घुस जाएगा कोई भी, है ना। तो फिर ये वाला गलत हो गया। ऐसे ये वाला देखो, जब हम इसको हमने बेस बनाया, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आपने बेस बनाया, ये जो आपने बेस बनाया है, इसके बाद जब ये ऊपर की तरफ ज्वाइन करोगे रेक्टेंगल्स को, इन ट्राइंगल्स को, तो सारे ट्राइंगल इक्वल होने चाहिए, सारे बराबर होने चाहिए। यहाँ पे इसने छोटा सा ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पे बहुत बड़ा ट्राइंगल बनाया है, ये गलत हो गया ना। तो ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, इनको खुद ट्राई करो एक बार। ये भी ऐसी हैं बस, कि बताओ जिसमें कितने एंगल है बोट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसी है बस, प्रैक्टिस के लिए है। ये सब कुछ नहीं है यार, मन करे तो कर लेना। अच्छा, एक्यूट और ऑप्ट्यूज पता होगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है पता है, बिल्कुल स्ट्रेट जो होता है ये, है ना। इससे जो छोटे एंगल है, ये छोटा एंगल हो गया, जो भी छोटे हैं तो वो हो गए एक्यूट एंगल, है ना। तो 90 से कम वाले एक्यूट हो गए, 90 से बड़े 90 से बड़े आपके ऑप्ट्यूज हो गए, खत्म। ये बढ़िया चीज है, ये बहुत ही छोटी मगर मोटी बात है। एक ट्रायंगल बनाओ, या छोड़ो, पहले एक ये बनाओ, मैचस्टिक ले लो, थोड़ी सी बच्चों की क्ले होगी ना घर के अंदर, वो क्ले ले लो और ऐसा मैचस्टिक से क्ले लगा के इसको ऐसे बनाओ थोड़ा सा, फिर इसको एक पुश करो, क्या होगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। ये रेक्टेंगल है अपना, ये पैरेललोग्राम बन गया, ये शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। आपने इस तरीके से बहुत सारे रेक्टेंगल्स को जोड़ जोड़ के पूरा ब्रिज बना दिया। क्या होगा, जब धक्का लगेगा ब्रिज नीचे गिरेगा, जैसे बिहार में गिर जाता है बनते बनते 3 3 4 4 बार, है, बनने के बाद भी गिर जाता है। लेकिन अगर आप ट्रायंगुलर शेप यूज कर रहे हो, खैर वहां पे जो ब्रिज गिर रहा है उसमें डिजाइन का फ्लॉ नहीं है, उसमें इशू माल का है, मटेरियल डल रहा है उसके अंदर। यहाँ पे हम बात करें ज्योमेट्री की, जितने भी आपके मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली देखोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा चीज। ट्रायंगल जो होती है वो सबसे स्टेबल ज्योमेट्रिक शेप होती है, क्योंकि हिलाने से उसके एंगल्स मुड़ते नहीं है। ठीक है, इसीलिए जितने ब्रिजेस वगैरह होते हैं ना, ब्रिजेस में हमेशा देखो ट्रायंगल से बना होता है, कि ब्रिज को यहाँ से सपोर्ट मिला, यहाँ से सपोर्ट मिला। अब इसके बीच में सारे ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया। जैसे मर्जी धक्का मुक्का लग जाए, इसके जो एंगल्स है ना वो ट्विस्ट नहीं हो पाते, इसलिए काफी स्टेबल रहता है। यहाँ पे आपने धक्का मारा, ये तो मुड़ गया सारा का सारा। पहले सारे सारे के सारे 90 डिग्री थे, राइट एंगल थे, धक्का मारा मुड़ गए। ये ऑप्ट्यूज एंगल हो गया, ये एक्यूट हो गया, ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना। ये दोनों ऑप्ट्यूज हो गए, ये और ये एक्यूट हो गए। लेकिन जब ट्राइंगल को धक्का मारोगे, लेफ्ट राइट करोगे, ये नहीं मुड़ पाएगा। क्यों नहीं मुड़ पाएगा, सोचो। मान लो आपने इसको, इस बच्ची के हाथ में जो ट्राइंगल है, मान लो आपने इसको थोड़ा इस तरफ से ऊपर से पकड़ के, इसने बच्ची ने नीचे से पकड़ा हुआ है, आप इसको ऊपर वाले पॉइंट को पकड़ के इधर की तरफ करो, तो क्या होगा सोचो। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली रॉड है, मुड़ जाएगी, ये थोड़ी ऐसे हो जाएगी, है ना। ठीक बात है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस रॉड का क्या, ये रॉड कैसे होगी। इस रॉड को यहां से शुरू होके यहां तक तो पहुंच रही है, लेकिन इस रॉड को यहां तक पहुंचने के लिए लंबा होना पड़ेगा। ये रॉड लंबी कैसे होगी, नहीं हो पाएगी ना, इसलिए टूट जाएगा। ये टूट जाएगा लेकिन बेंड नहीं होगा, बहुत स्टेबल होता है ये। और ये क्या होगा, ये बड़े आराम से हमारी मीडिया के तरीके से, गोदी मीडिया के तरीके से
जब देखो झुक जाता है। करेक्ट। तो ये हो गया, इसीलिए आपके यहाँ पे देखो चौथी क्लास के बच्चों को सिखा रहे हैं ये वाली बात। हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड रिजिडिटी ऑफ डिफरेंट शेप्स, ट्राइंगल इज द मोस्ट रिजिड शेप, ये चौथी क्लास का ज्ञान है बच्चों। इट डज नॉट शेप चेंज इट्स शेप, इसलिए सारे जितने ट्रसेस वगैरह होते हैं पुल्स वगैरह में, क्रेन्स के अंदर जो आपको जिगजैग जिगजैग दिखते हैं, बड़ी क्रेन बन गई है ना, वो सारे ट्रायंगुलर शेप्स होती हैं। ये जो बहुत बड़े टॉवर होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं बहुत बड़े बड़े, जिनमें हाई टेंशन तार जारी होती है, वो जो बड़ा अजीब सा ऐसा कोई खंबा सा बना होता है, उसके अंदर सारे सारे ये जो जिगजैग बने होते हैं उनको ट्रसेस कहते हैं। ये भी सारे स्टेबल ट्रायंगुलर शेप्स दिखा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। और आपने 5 साइडेड हेक्सागन बनाया, ठीक है, क्या इसमें सारे रेक्टेंगल हैं? नहीं, रेक्टेंगल से बड़े हैं, ठीक है, सारे ऑब्ट्यूज एंगल हैं इसके अंदर। अगर हम जेंटली पुश करेंगे इसको, मान मैंने धक्का दिया इसकी तरफ, क्या मुड़ जाएगा? बिल्कुल मुड़ जाएगा, है ना। तो अगर मुझे इसको स्टेबल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा, ऐसे जोड़ूंगा, ऐसे जोड़ूंगा, ऐसे, ऐसे। जब मैंने ऐसे जोड़ दिया ना इस तरीके से, बीच में और वेल्डिंग वेल्डिंग करके रॉड्स डाल दी, तो ये बहुत सारे ट्राइंगल्स बन गए। अब इसको धक्का मार लो जितना मर्जी, ये नहीं टूटने वाला, ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ अगर इसको धक्का मारा जाएगा तो ये अनस्टेबल है, ये मुड़ जाएगा। क्या होगा? कुछ एंगल छोटे बन जाएंगे, कुछ एंगल बड़े बन जाएंगे, सिंपल। क्या आप सर्कल बना सकते हो स्ट्रॉ से? बिल्कुल, क्योंकि सारे स्ट्रॉ सेम लेंथ के होते हैं, सबको एक जगह से शुरू करो। अब क्योंकि सबकी लेंथ सेम है स्ट्रॉ की, इसलिए एक परफेक्ट सर्कल बनेगा, सिंपल सी बात है। कंपास नहीं है, सर्कल बनाना है, स्केल है अगर तो ठीक है, एक सेंटर पॉइंट लो, 4 सेंटीमीटर यहां से, 4 सेंटीमीटर यहां से, यहां से, यहां से, हर जगह से 4 4 सेंटीमीटर निकाल दो, सबको ज्वाइन कर दो, खत्म, बन गया सर्कल। रेडियस आधा होता है, डायमीटर डबल होता है, ठीक है, ये तो पता ही है आपको, ये तो बच्चों ऐसी चीजें हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, कितने ट्राइंगल्स हैं। हौच पौच नहीं करना, आराम आराम से चलेंगे। सबसे छोटे ट्राइंगल पकड़ो, छोटे ट्राइंगल मतलब उसके अंदर कुछ ना हो। क्या इसके अंदर कुछ है? नहीं है ना, इसको मान लो एक। क्या इसके अंदर कुछ है? नहीं है ना, इसको मान लो दो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो ये हो गए। अब मैं लूंगा थोड़े बड़े वाले जिनके अंदर भी ट्राइंगल हो, 1 2 3 4, हो गया? ओवरलैप हुआ क्या? आपको ऐसा लगा ओवरलैप हो गया? नहीं हुआ। देखो, एक हमने लिया ये वाला, दूसरा हमने लिया ये वाला, ठीक है, तीसरा हमने लिया ये वाला, चौथा हमने लिया ये वाला, तो 4 अलग अलग हो गए। तो 6 पहले थे, 4 ये हो गए, टोटल 10 बन गए। इसके अंदर कितने रेक्टेंगल्स हैं बताओ? अच्छा ये मत कहना कि सर ये तो हमें स्क्वायर दिख रहा है तो रेक्टेंगल कैसे मान लूं? बेटा ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। यहाँ पे रेक्टेंगल पूछा गया तो स्क्वायर को भी आपने काउंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे छोटे वाले सिंगल सिंगल। ये एक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, 6 हो गए। अब देखो हॉरिजॉन्टल जिनमें डबल डबल आ रहे हो, डबल डबल, इसमें 2 आ गए, तो ये एक मान लो, और इसके अंदर 2 आ गए, तो मैंने 2 और ऐड कर लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में। अब वर्टिकल में देखो, वर्टिकल में इस वाले रेक्टेंगल में 2 रेक्टेंगल आ रहे हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये तीसरा हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, देखो मैं रैंडमली काउंट नहीं कर रहा हूं, तरीका अपना रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने सिंगल सिंगल वाले लिए जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, फिर मैंने कहीं डायरेक्शन पकड़ ली हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में जिनके अंदर दो दो है, इसके अंदर 2 रेक्टेंगल है, इसके अंदर 2 रेक्टेंगल है। अब मैं करूंगा वर्टिकल, वर्टिकल में जिनके अंदर 2 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, 3 हो गए टोटल। अब मैं करूंगा हॉरिजॉन्टल में जिसके अंदर 3 है, हॉरिजॉन्टल में 3 इसके अंदर है, वर्टिकल में 3 है, किसी में नहीं है, तो बस एक हॉरिजॉन्टल में मुझे 3 वाला मिला है, ऐड कर लो 12 आ गया। क्लियर है? तो अप्रोच मैटर करती है। 5 मैच स्टिक से 2 ट्रायंगल बनाने हैं, यूपीएससी कैसे पूछेगा इज इट पॉसिबल, या 3 4 स्टेटमेंट दे देगा, उनमें से एक स्टेटमेंट होगी 2 ट्राइंगल्स कैन बी मेड फ्रॉम 5 मैच स्टिक, यस और नो। आप कहोगे यस, क्यों भाई? देखो एक ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए, 3 साइड चाहिए, तो 2 के लिए कितनी चाहिए,
6 चाहिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 6 चाहिए, लेकिन अगर 5 तो क्या बात होगी, कॉमन हो जाएंगी। कॉमन बना दो, एक रेक्टेंगल बनाया और दूसरा ऐसे बना दो, बन गया ना 2 रेक्टेंगल। एक स्टिक को आपने कॉमन ले लिया। लेकिन क्या 4 से बना पाओगे? 4 से नहीं बना पाओगे, उसके लिए आपको 2 कॉमन चाहिए होंगे फिर। अब 2 साइड कैसे कॉमन करोगे बताओ? अगर मान लो मैंने एक ऐसे ले लिया, तो दूसरा कैसे लेंगे भाई? दूसरा मैं ऐसे ले सकता हूँ, है ना? 3 हो गई, सॉरी, मान लो ये बन गया, तो 3 तो बनी गई। अब सिर्फ एक मैच स्टिक और अगर मैं कर दूं, हाँ तो ऐसे बन गया फिर ये, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि यहाँ पे मुझे मैच स्टिक तोड़नी पड़ेगी। मैच स्टिक सारी इक्वल लेंथ की हैं, तो अगर मैं 3 के बाद ये जो चौथी वाली बनाऊंगा, ये थोड़ी सी बाहर को निकल जाएगी, ठीक है ना? बन जाएगी लेकिन थोड़ी सी बाहर को निकल जाएगी। तो 4 मैच स्टिक से भी हम एक तरह से 2 ट्रायंगल बना सकते हैं। और कुछ है क्या इस चैप्टर में? नहीं है। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल दूसरी क्लास करते हैं। थैंक यू।